हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करेंट। हम यहाँ पर आपके लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर के हिंदी के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। यह 2017 के प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पर अपने प्रश्नों को टेस्ट की तरह लेंगे। यह आपका 7वां टेस्ट है। इसके पहले हमने साइकोलॉजी के 6 पार्ट किए हैं। आप जब भी वीडियो देखिएगा तो इन 6 पार्टों को आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको कुछ समझ आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, यानी कि 7वें नंबर से आपका हिंदी का पार्ट शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं आज का हमारा हिंदी में पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आपके ऑप्शन हैं शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशु भाषण। तो आप यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति से क्या समझते हैं? मौखिक का अर्थ होता है जिसे हम कहकर या बोलकर अभिव्यक्त करें या फिर उसे कुछ कहकर आपको समझाएं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है उनमें से कौन सा है? शुद्धवर्तनी है, सुलेख है, श्रुतलेख है या फिर आशुभाषण है? इसमें आपको कौन सा आंसर लग रहा है, आप बताइए। आइए देखते हैं। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। यह भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। शेष सभी लेखन से संबंधित हैं। यानी कि जो शुद्धवर्तनी होती है वह भी लिखते समय ध्यान दिया जाता है। सुलेख भी ऐसा होता है जिसे हम देख करके लिखते हैं। श्रुत लेख होता है सुनकर लिखना, यानी कि अगर कोई बोल रहा है तो हम उसे सुनकर लिखें। जबकि यहाँ पर आशु भाषण का उपयोग मौखिक अभिव्यक्ति से है, यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी वाला यानी कि घ वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। ये जो भाषाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। पूर्वी हिंदी के तौर पे इनमें बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी को लिया जाता है। जबकि पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू को लिया जाता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आते हैं। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आते हैं। जबकि पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली हैं। इन बोलियों को मिलाकर ही कुल 17 बोलियां होती हैं। और दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही पूर्व रूप है। इसे मिलाकर के कुल 18 बोलियों में बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन ग वाला यानी कि 18 जिसमें है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? यानी कि वह कौन सी जोड़ी है जो भारतीय युग में निकली थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय या फिर नवनीत कादम्बिनी। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आइए जानते हैं। हमें पता है कि कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित युग्म है। कविवचन सुधा का प्रकाशन सन 1968 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अतः यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन का वाला यानी कि कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप की जोड़ी जो है वो सही हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी,
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आइए जानते हैं। तद्भव पत्रिका का संपादक अखिलेश जी ने किया था और यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यानी कि जो है यहाँ पर आपका घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एक कथन है, एक पंक्ति है, आप इसे पढ़ लीजिए। 12 बरस ले कुकुर जिए अरु 13 ले जिए सियार। यह जो पंक्ति है वह किस कवि ने अपनी पुस्तक में या फिर जो भी उनकी रचना थी उसमें लिखा था। तो आपके ऑप्शन है विद्यापति, नरपतिनाल, चंदबरदाई या फिर जगनिक। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। आइए देखते हैं। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार। यह पंक्ति जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, उससे लिया गया है। यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाली है। विद्यापति की कृतियों में कीर्तिकला, कीर्ति पताका तथा पदावली हैं, जबकि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है और नरपतिनाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ से आपको चारों प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन जो यह पंक्ति है उसका उत्तर आपका डी वाला यानी कि जगनिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं पढ़ने में या बोलने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर मॉरिशस। आइए देखते हैं। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम आदि जगहों पर भी हिंदी को अपना कर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। यानी कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर घ वाला सही हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस में खड़ी हिंदी को भी महत्व दिया गया है। यहाँ पर खड़ी हिंदी को अपनाया गया है और कई ऐसे कार्य हैं जो मॉरिशस हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। आपके ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या फिर ब्रज। तो आप बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण पंक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। यानी कि सूरसागर जो है उसकी रचना सूरदास जी ने की थी और सूरदास जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनके प्रथम 9 स्कंध संक्षिप्त तथा 10वें स्कंध का अति विस्तृत वर्णन है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। आपको पता है कि अवधि में तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य तथा अवधि भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ब्रज। घ वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत ये जो कविता है इसे किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक लब्ध प्रतिष्ठ कविता लिखी है। हमें पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। यानी कि एक ऐसी कवित्री हैं, ये कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने वीर रस का उपयोग अधिक किया है। वो
एकमात्र ऐसी कवित्री हैं, यानी कि कवियों में तो बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने वीर रस को लिया है, लेकिन कवित्री में सिर्फ यह एक अकेली कवित्री हैं जिन्होंने वीर रस का उत्पादन किया है। आगे है कि झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है और त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, कहीं आपको ये ना लग जाए कि सुमित्रा और सुभद्रा में आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत, इसकी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं प्रांजल भाषा, साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। तो आइए जानते हैं। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होता है। यह पूर्णतः परिष्कृत व शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा में भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला ऑप्शन यानी कि मानक भाषा घ वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर कुछ रासों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा रासो है जो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर बीसल देव रासो। आइए जानते हैं। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचयिता जगनिक हैं। यह आला छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई, खुमाड़ रासो के रचयिता दलपति विजय और बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्ह जी हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों रचनाएं दी हैं और चारों रचनाओं के कवियों के नाम बता दिए गए हैं। और जो आपका आंसर है इसमें से आपका सी वाला यानी कि परमाल रासो वाला सही है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निमिष। यह एक शब्द है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश, छिद्र, क्षण या फिर पूर्ण। तो ये जो निमिष शब्द है यह एक क्षण का पर्यायवाची है। इससे अत्यल्प समय का बोध होता है, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ग वाला। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। हमें पता है कि हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें जो भाववाच्य है उसमें मुझसे उठा नहीं गया यह वाला होगा, यानी कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। यानी कि कहाँ आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? ग वाला, यानी कि भाववाच्य यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक भाव का बोध हो रहा है। उससे उठा क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे मान लीजिए आप कोई तकलीफ़ हो या कोई मतलब यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आपको भाव का वो जो भाव की प्रेरणा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपका जो है ग वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अप्रत्याशित, प्रत्याशा, अपरिमेय या फिर अनाहुत। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है?
अप्रत्याशित यानी कि क वाला जो है वो सही है। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि प्रत्याशा, अपरिमेय और अनाहूत किसके हैं। तो प्रत्याशा में जो है जिसकी आशा की गई हो वह प्रत्याशा है, जिसकी ना की गई हो वो अप्रत्याशित है। अपरिमेय यानी कि जिसकी माप न संभव हो, और अनाहुत जो बिना बुलाए आया हो वो क्या है, अनाहुत। तो यहाँ पर आपका अप्रत्याशित जो है यह ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोधूम शब्द का तद्भव है, आपके ऑप्शन है गेहूं, गोधन, गोबर या फिर गाय। आइए देखते हैं। गोधूम गेहूं का तत्सम शब्द है, इसी तरह गाय का तत्सम है गौ, गोबर का तत्सम है गोमय और गोधन तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गोधूम का गेहूं। अगला प्रश्न है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, आपके ऑप्शन है निकपट, निष्कपट, निकपट, निष्कपट। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है बताइए। फ्रेंड्स इसमें जो क वाला ऑप्शन है यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे निह कपट होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है जबकि अंक की बिंदी नहीं लगी है, सॉरी आह की बिंदी। तो यहाँ पर जो है आपका निह कपट हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, जब विसर्ग के पहले ई या उ और उसके बाद का ख ट ठ प फ यानी कि जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उसके आगे के जो वर्ण हैं उनमें से अगर कोई एक वर्ग हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निकलंक, इसका आप बना देंगे निष्कलंक। निफल, इसका बन जाएगा निष्फल। चतुष्पाद, इसका बन जाएगा चतुष्पाद। तो यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन सही है, यानी कि निह कपट। आप इसे बना लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपके ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनग्रहित या फिर अनुग्रहित। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो उच्चारण करने में यहाँ पे सारे के सारे समान हैं, जबकि लिखने में इनमें कई प्रकार की चेंजेस हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ख वाला ऑप्शन यानी कि अनुग्रहित, जिसमें री की मात्रा लगी हुई है, यह वाला सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, आपके ऑप्शन है उपेक्षा, सापेक्ष, निरपेक्ष या फिर अपेक्षित। तो हम जानते हैं कि अपेक्षा भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया गया है। अतः हम जानते हैं कि अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है, न कि सापेक्ष, उपेक्षा या फिर निरपेक्ष। आपको पता है कि उपेक्षा अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये जो अपेक्षित है यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह अपेक्षा का विशेषण रूप है अपेक्षित। आपके अगले प्रश्न है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन है मूर्धा, दंत, तालु या फिर दंतालु। तो हम जानते हैं कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अतिरिक्त ई, च, छ, ज, झ, इया का भी उच्चारण स्थान तालु है। इसका आपको सूत्र बता दें तो इचु यसा नाम तालु से भी आप इसे जान सकते हैं। इसी तरह त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान दंत है और ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो आप यहाँ पर क्या समझें, स का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, ग वाला, यानी कि तालु जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपके ऑप्शन है अत, अ, अत्य या फिर अति। आइए जानते हैं। अत्यंत में अति उपसर्ग प्रयुक्त है, इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है और ई तथा अ के सामीप्य के कारण ही यण संधि द्वारा अत्यंत शब्द बना है। यानी कि अत्यंत में कौन सी संधि है, यण संधि, और इसमें उपसर्ग कौन सा है, अति। तो यहाँ पर आपका जो है घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला है उपत्यका का अर्थ है, आपके ऑप्शन है प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि या फिर सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है।
तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, जबकि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। बाकी सारे के सारे इससे कोई भी मेल नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वह है पर्वत के पास की भूमि, यानी कि आपका ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर है अंगा, जैसे क ख ग घ, अंगा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके नासिक, कंठतालव्य, मूर्धन्य या फिर कंठोष्ठ। तो हमें पता है कि इयंगणना नाम के उच्चारण में आपका नासिक का होता है, तो यहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि नासिक सही होता है। नासिक का अर्थ होता है जो ध्वनि जिनके उच्चारण में श्वास वायु या नासिका से वर्ण हो करके आते हैं उन्हें नासिक कहा जाता है। यह पंचमाक्षर के नाम से भी जाने जाते हैं। हमने बताया कि पंचमाक्षर में जैसे अंगा, इया, अड़ा, न और मा, ये पांचों वर्ण जो हैं नासिक के वर्ण हैं। आइए देखते हैं अगला है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या फिर सार्वनामिक। आइए देखते हैं 4 गज मलमल में परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। वैसे विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑप्शन है आपका? 4 गज मलमल के लिए यहाँ पर आपका परिमाणबोधक का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, शीश का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन है शीशा, सिरा, शीर्ष या फिर शीर्षक। तो यहाँ पर जो शीश का उच्चारण लिया गया वह शीर्ष से लिया गया है, यानी कि आपका ग वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला देखिए, चौराहा शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर कर्मधारय और अव्ययी भाव समास से तो हम एकदम हट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर नहीं है, जबकि द्वंद्व और द्विगु में हमें थोड़ी सी समस्या होती है। तो हम आपको बताते हैं कि चौराहे में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और समूह का बोध कराता है। इसके कई और भी उदाहरण हैं, जैसे अठन्नी, दोपहर, नवरत्न, नवरात्र, पंचवटी और चतुर्मास। जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। इसके उदाहरण हैं नीलगाय, पीताम्बर, मृगनयनी या फिर कोमलांगी। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन दिग वाला यानी कि ग वाला जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है धोखा देना, अप्रिय लगना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो यहाँ पर आपका है डी वाला ऑप्शन, घ वाला ऑप्शन, यानी कि बहुत प्रिय होना। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत प्रिय होना नहीं, आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। अक्सर गांव में यह बहुत ज़्यादा वर्ड यूज किया जाता है कि आँख की किरकिरी होना क्या है। जैसे आँख में कोई कंकड़ चला जाए या फिर कोई बालू चला जाए, कोई मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा चला जाए, तो आँख में जिस तरह से गड़ने का या फिर चुभने का एहसास होता है, उसी तरह से वह अप्रिय लगने के लिए उपयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है ख वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन है अक्कड़, कड़, अड़ या फिर अड़ा। तो यहाँ पर घूमना, इसमें अगर आप न हटा देते हैं तो ये हट जाएगा और घूम हो गया, और घूम में अगर अक्कड़ लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका घुमक्कड़, यानी कि क वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, पारसोली या फिर कुशीनगर। तो यहाँ पर आपका जो है वैशाली, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है?
तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद है स्वधन छंद। तो यहाँ पर आपका घ वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया यानी कि जब ज्ञान प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो उनकी उम्र जो है 35 वर्ष थी। अगला है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर वैदिक धर्म। तो यहाँ पर श्रुति धर्म का अर्थ है बौद्ध वैदिक धर्म, यानी कि यहाँ पर आपका जो है घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप हमें इन प्रश्नों को करके बताइएगा कि आपको इन प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं और आपको इन प्रश्नों को करके कैसा लग रहा है। आप इन्हें अगर टेस्ट के तौर पर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन प्रश्नों में आप कितना सही कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी पाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको इस सीरीज में कोई भी गलती नज़र आ रही हो या फिर कोई भी सुधार की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका थैंक यू एंड धन्यवाद।